आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल कॉल्स भी ले लेते हैं प्रियंका। बिल्कुल, चलिए अब देख लेते हैं कि बाजार इस वक्त कहां मौका दे सकता है ट्रेडिंग का और कहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट से राय लेकर हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूवर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो टेक्निकल एनालिस्ट इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ राजेश पालवे हैं और साथ ही हिमांशु भी हैं हमारे साथ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। राजेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे, कहीं मौका दिख रहा है और फर्दर प्लस करने का? हालांकि ट्रेड लॉन्ग का ही बना हुआ है, बुलिश है, लेकिन क्या लग रहा है कि ऑलरेडी ओवरबॉट हो गई है मार्केट या आप कहीं और? क्या होगी आपकी ट्रेडिंग कॉल? चल आपसे जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून अजय जी। सो देखिए, मार्केट में सेक्टोरियल रोटेशन तो थीम प्ले आउट हो रहा है और उसमें आज जो मेटल्स स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और जिस तरीके से आज मेटल स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है तो हमें लगता है टाटा स्टील का जो सेटअप बना है वो यहाँ से काफी प्रॉमिसिंग है और टाटा स्टील में यहाँ से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 1390 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हमें लगता है टाटा स्टील के डेली सेटअप के हिसाब से, डेली चार्ट और वीकली सेटअप के हिसाब से कि 1460 से 1480 तक की अपसाइड टाटा स्टील में यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो टाटा स्टील को बाय करने की सलाह देंगे। जो दूसरा सेक्टर हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है रियल एस्टेट का और उसमें डीएलएफ के साथ हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। ऑलरेडी स्टॉक करीब 3% के आसपास अप है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पिछले दिनों में स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन देखने को मिला और आज जो एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है चार्ट पे और जिस तरीके से लॉन्ग एडिशन देखने को मिले पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो डीएलएफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 475 480 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। 439 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे डीएलएफ बाय करने के लिए। जो तीसरा सेक्टर हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी आप कह लें, तो उसमें हमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में पिछले दिनों में हमने देखा जो एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली स्टॉक का, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 3 वीक से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हमने पिछले दिनों में देखा है, हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अब यहाँ से एक प्राइस एक्शन आते हुए दिख सकता है जो कि इसको 490 की ट्रेजेक्टरी में लेके जा सकता है। तो एलआईसी हाउसिंग में 445 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। राजेश, हमारे साथ प्लीज थोड़ा सा रुकिए। एक स्टॉक का फोकस में है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 1 साल का प्रदर्शन देखें तो एमएम फोर्जिंग वो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। यूएस और यूरोप से काफी अच्छी डिमांड भी आ रही है। उन्होंने हाल ही में एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट में क्रैंकशाफ्ट्स बनाने वाली कंपनी को अक्वायर किया है। छोटा एक्विजिशन है बट कितना, मतलब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये समझने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमएम फोर्जिंग के मैनेजमेंट मिस्टर विद्याशंकर कृष्णन अब जुड़ रहे हैं। विद्याशंकर जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टॉक टू अस अबाउट दिस एक्विजिशन। ये जो एक्विजिशन आपने अनाउंस किया, ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, हाउ एग्जैक्टली डज इट fulfill the purpose? So basically we have taken over this company called Kafoma, which is situated in Ranipet outside Chennai, and they are machinists of crankshafts, and over the last 3 years we made a string of acquisitions in this field, starting with Devious Industries in 2018, and in 2019 we acquired the manufacturing facilities alone of Amul Auto Components also in Rudrapur. In 2020 we bought over BSN Industries, their assets, and in 21 we acquired the machines of Clover from Aurangabad. So basically we've steadily built up a profile in crankshaft machining, and Kafoma is the latest in the series of acquisitions. So with this and some investments that are due in the next few months, we will be reaching a capacity of 60,000 crankshafts per month. All right. Of this, yeah. Mr. Krishnan, could you also share the commercial details of this deal, and when do you think will this acquisition start adding to the numbers? Yes. The deal is valued at 28 crores cash and 5 crores of debt on the books of Kafoma approximately. So totally 33 crores if you can add the two together. And we will see turnover coming into MM Forgings right from this year itself, FY22 itself, because it will be consolidated into MM Forgings' consolidated balance sheet. Right. This will be the starter, and over a period of time, Kafoma is presently machining about 5,000
crankshafts on a monthly basis. That number we expect to take it to about 8 to 10,000 in the next few months, couple of months itself, and thereby in the next 1 or 2 years to reach the full capacity of 15,000 cranks. All right, Mr. Vidyashankar, we'll let you go on that one. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। MM Forgings बता रहे थे हमें मैनेजमेंट मिस्टर विद्याशंकर कि ये एक छोटा एक्विजिशन लेकिन स्ट्रेटेजिक है, इमीडिएटली अर्निंग्स में ऐड करता रहेगा और इसके अलावा भी वो कुछ और एक्विजिशन की तरफ नजर बनाए हुए हैं, तो आप वो स्टॉक पे नजर रखिए। 5% ऊपर है और लास्ट 52 वीक्स में मोर देन 200% के रिटर्न आ चुके हैं, 3x हो चुका है ये स्टॉक। हिमांशु, MM Forgings पे क्या राय है आपकी, चार्ट पे कैसा दिखता है? गुड आफ्टरनून सर। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ये जो फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में 850 860 के लेवल्स के ऊपर आते को देखने को मिला है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लिए और पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 910 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव मेरा ऐसा मानना है कि 870 880 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है, जिसके नीचे मुझे लगता है कि स्टॉक जल्दी से नहीं जाएगा। और अपसाइड में यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 1000 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो MM Forging रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर की, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट था और आज आप देखिए 5%, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पर 1000 तक के लेवल एक्सपेक्ट करते हैं। हिमांशु, आपकी और क्या पिक्स होंगी मार्केट्स पर? जी प्रियंका, गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सीमेंट एज अ सेक्टर बहुत अच्छा करता नजर आ सकता है। हमने देखा कि अल्ट्राटेक नंबर के नंबर्स अभी आए और उसके बाद वो स्टॉक अच्छा कर रहा है, इसके बारे में हमने सुबह बात की थी। तो मुझे लगता है दूसरा स्टॉक इसी सेक्टर से जो है डालमिया भारत, यहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छा लॉन्ग एडिशन सुबह से देखने को मिल रहा है और चार्ट फॉर्मेशन एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है डालमिया भारत करंट लेवल्स पे तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 2160 और 2200 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 2072 का स्टॉप लॉस लगाकर डालमिया भारत मुझे पसंद है, पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है यहाँ पर प्रियंका जी कोल इंडिया का। देखिए ये स्टॉक एक अच्छी रन अप दिखाने के बाद, अच्छी तेजी दिखाने के बाद पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि 184 185 रुपए के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक के लिए बना हुआ है। और जिस तरह से कोल के प्राइसेस में फिर से बढ़त की न्यूज यहाँ पर आई है, मुझे लगता है कोल इंडिया में यहाँ पर वापस एक रिबाउंड आता हुआ नजर आ सकता है। तो 192 रुपए का टारगेट के लिए कोल इंडिया खरीदारी की सलाह रहेगी, 183 183 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। और प्रियंका जी एक और स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है ऑटो एंसिलरीज टायर रिलेटेड स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि डेरिवेटिव्स को डेटा को देखकर और चार्ट सेटअप को देखकर ये स्टॉक 2700 से ऊपर जाने को तैयार है। तो यहाँ पर 2640 की यानी कि एट द मनी के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करके चल सकते हैं, जो लगभग 74 रुपीज के आसपास अभी काम कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये 85 और 98 दो टारगेट्स आपको 2640 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं और 60 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चला जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, ये आपने टायर स्टॉक इसलिए पसंद किए, क्या ऑटो पैक के साथ साथ अब आप देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी एक बाजीनेस दिख सकती है कि ये ट्रिगर रहेगा, क्योंकि लग रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ एक साइड में भी ऐड हो रहे हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ दिनों में वापस से ऑटोज एज अ सेक्टर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के सेशन में अगर आप मारुति पर ध्यान दें, पिछले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स में एक लीड देखने को मिली, जिसकी वजह से ये इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने नए हाइस के पास पहुंच चुका है। लेकिन इसी स्पेस में काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छा सेटअप बनाए हुए हैं, जैसे कि अशोक लेलैंड, पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो अगर वो अपोलो टायर्स हो जिसमें आज एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी जैसा आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू बनाकर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और अब देखिए आप सीमेंट पैक से कई अल्ट्राटेक सीमेंट जब से रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से एक तेजी बनी हुई है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे प्लस हो रहे हैं, तो रिजल्ट्स का एक इम्पैक्ट तो बिल्कुल देखते हैं मुझे कि पूरा पैक पर वो मोमेंटम इफेक्ट आता है। बिल्कुल, स्पेशली अगर सेक्टर लीडर अपने रिजल्ट्स थे, अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर लीडर है, 3.5% के आसपास गेन करके वापस 2.5% पे आ गया है। सेक्टर लीडर की बात करते हैं, सुबह हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर के लीडर की बात की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस समय डेज हाई पे चल रहा है,
हिमांशु, चार्ट्स पे क्या नजर आता है? क्योंकि हमने सुबह मिहिर और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे ओवर द वीकेंड ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स का भी जो डेटा आया, पेट्रोकेमिकल प्राइसिंग भी बहुत स्ट्रांग है, और जैसा प्रियंका ने बताया था कि फ्राइडे को 6 बजे उसके रिजल्ट आएंगे शाम को, उससे पहले कहीं बिल्डअप हो रहा है क्या शुरू? अजय जी, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी? जी हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ सेशंस में लगातार यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। आज के सेशन में भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है, और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव डेटा, तो 2800 के स्ट्राइक में जो पुट राइटर है, कहीं ना कहीं वहां पर पुट राइटर एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से 1 से 2 दिनों में 2800 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है, और टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है 2710 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, और अपसाइड में 2765 और उसके बाद 2810 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के बात करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर 14%। हमने सुबह इसमें स्टोरी ब्रेक की थी, प्रकाश ने, हमारे कॉलीग ने, कि इसमें 10 से 15% की जगह शायद पूरी कंपनी ही डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर की जाएगी। राजेश, हिंदुस्तान कॉपर पे क्या व्यू बन रहा है? तो देखिए, पूरे ही पैक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में एक मोमेंटम बना है, ये देख के लगता है कि अब यहाँ से स्टॉक में और अपसाइड यहाँ से अनफोल्ड होती हुई दिख सकती है। स्टॉक का इमीडिएट जो हर्डल यहाँ से लगता है वो आता है करीब 160 के आसपास। 160 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉक में हमें लगता है कि एक नया फ्रेश अपमूव बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको फिर 175 180 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट यहाँ से 160 के आसपास के लगते हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक में और मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख सकता है। 180 तक की भी अपसाइड आ सकती है। जिनके पास भी पोजीशन है वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से करंट लेवल से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें, करीब 140 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। और आज सुबह हमने मार्केट आज से पहले ये एक खबर ब्रेक की थी हिंदुस्तान कॉपर से जुड़ी, और आज देखिए आप हिंदुस्तान कॉपर में अच्छा खासा मोमेंटम। हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी लाए हैं। प्रकाश की मुजुबानी सुन लेते हैं। जी, हिंदुस्तान कॉपर में काफी अहम डेवलपमेंट है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एज ए नोडल मिनिस्ट्री अपना कमेंट सौंपा है, जिसमें इस बात की पुरजोर वकालत की है कि कंपनी का विनिवेश होना चाहिए, और ये कहा है कि सरकार को शुरुआत में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए, और कुछ समय तक कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक रखना चाहिए। हालांकि इसका क्वांटम क्या होगा, या फिर सरकार ये फैसला कर लेती है कि नहीं, एक ही बार में जो पूरा सरकार की जितनी भी हिस्सेदारी है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी, ये फैसला जो है वो नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बाद में चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट भी है, वो भी इस पर बाद में सहमत होगी, और चर्चा के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। कंपनी ने अपने कमेंट्स में ये कहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि कंपनी जो हिंदुस्तान कॉपर का जो परफॉर्मेंस है, जैसा कि मिनिस्ट्री ने अपने कमेंट्स में कहा है, वो बेहतर नहीं है, और अगर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल निजी कंपनी को दिया जाता है तो जाहिर तौर पे इसमें गवर्नेंस में सुधार होगा, प्रोडक्शन में तेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एल&टी इन्फोटेक पे डालते हैं नजर, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं और शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए किन रिजल्ट्स में क्या खास हो सकता है। शरद, ओवरऑल जो देखा जाए तो मिड कैप आईटी स्पेस में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसे दिग्गज आईटी कंपनीज ने अपने नतीजे लाए थे। आंकड़ों की बात कर लेते हैं, डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट 7% का देखने को मिलेगा, और एबिट में भी जो एक अच्छी जंप देखने मिलेगी, क्योंकि टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ हुई है, 9% का ग्रोथ रहेगा। मार्जिन्स में सरप्राइजिंग जो है एलिमेंट है, जो ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने मिलेगा, जो 16.8% पे आएगा। तो बात करते हैं ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी, तो ओवरऑल जो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, स्पेशली जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, वो 7% रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये जो क्रॉस करेंसी की हेडविंड है उस पर ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट्स का जो है योगदान रहेगा। उसके अलावा जो डील्स रहेंगी उस पर रैंप अप ऑलरेडी रहेगा, और जो 3-4 सेगमेंट्स हैं जैसे कि आपके एनर्जी, इंश्योरेंस और बैंकिंग, ये जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है ड्राइव करेंगे। मार्जिन्स में एक अच्छी अपटिक देखने मिलेगी, क्योंकि टॉप लाइन में एक अच्छी मूवमेंट है, और ये थोड़ी सी नेगेट हो जाएगी क्योंकि आपकी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ हायरिंग और वेजेस पे देखने को रहेगा। हाउएवर आपका जो फॉरेक्स गेन्स है और अदर गेन्स है
ये भी जो है थोड़ी सी कम रहेंगी अगर सीक्वेंशियली अगर बेसिस में देखा जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे आपके डील विंस और आपके जो आउटलुक रहेंगे BFSI और हाईटेक स्पेस में। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट शरद। अभी हम उससे बात कर लेते हैं L&T इन्फोटेक के बारे में चार्ट से, बट उससे पहले कुछ फ्लैशेस स्क्रीन पे आ रहे हैं। हरदीप पुरी जी की कमेंट्री आ रही है ऑयल सेक्टर के ऊपर, वो हम तुरंत लेके आएंगे। मीनवाइल हिमांशु, L&T इन्फोटेक पे क्या व्यू है चार्ट्स पे? अब देखिए अजय जी, ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स इन जनरल एक बहुत बड़ा रन अप ऑलरेडी दिखा चुके हैं और L&T इन्फोटेक की भी आउट परफॉर्मेंस हम सभी ने देखी है। मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट्स पर जब तक ये स्टॉक वापस से 6200 6250 के ऊपर नहीं निकलता, अब मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हो सकता है कि नंबर्स के बाद स्टॉक में थोड़ी सी कंसोलिडेशन बढ़ते हुए नजर आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अगर 5700 5750 का सपोर्ट तोड़ता है आफ्टर नंबर्स, तो हो सकता है आपको 5500 5400 के जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नंबर्स से पहले तेजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नंबर्स के बाद देखने को मिले। अच्छा, ये कमेंट्री को जरा एक बार मार्क कर देते हैं। HPCL BPCL सबके ऊपर एक पॉजिटिव तरह का आपको देखने को मिल रहा है सुबह से। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी ऊपर है और हरदीप सिंह जी बता रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इस समय ऑयल बॉन्ड्स में, ऑयल बॉन्ड से चलते वो कह रहे हैं कीमतों में हमने बढ़त देखी है, इसलिए कम नहीं की जा रही हैं और ऑयल बॉन्ड्स की वजह से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर हो रहा है। ये कमेंट्री आ रही है हरदीप सिंह जी से, जो कि मिनिस्टर हैं सरकार में। तेल के उत्पादक देश कच्चे तेल की कीमतें कम करें, वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं क्रूड ऑयल के, जैसे रशिया, ओपेक कंट्रीज हो गए, वो उनको एक्चुअली पहल करनी चाहिए और थोड़ा कम करना चाहिए क्रूड प्राइसेस, क्योंकि जो यूज़र कंट्रीज हैं जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इस समय डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा फिनोमेना बाजार में जो देखा जा रहा है और हम लोग आपसे लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, और वो है टाटा ग्रुप में शेयरों में एक कंप्लीट चौतरफा री रेटिंग। ये शुरुआत हुई थी टाटा मोटर्स से और प्रियंका आज हमने देखा कि टाटा पावर में भी 15-16% का अप आया और एक ये ब्रॉड बेस्ड मूव आ रहा है। एक ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रुप बाजार जो है पूरे टाटा ग्रुप को एक नई तरफ से देख रहा है। बिल्कुल। और इसी के चलते जयेश खिल्लानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च से एक एनालिसिस के लिए कि कैसे बाजार ने पूरे ग्रुप को रीरेट किया। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स काफी चर्चा में रहे हैं इस साल और आप अगर प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो काफी सारे मल्टी बैगर्स क्रिएट हुए हैं 2021 में टाटा ग्रुप की तरफ से। ब्रॉडर मार्केट स्पेस की बात करूं तो टाटा टेली सर्विसेज, नेल्को टॉप ऑफ द लिस्ट है, पर बड़े नाम जो हैं टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स भी मोर देन डबल हुए हैं 2021 में। और आप अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशंस, TCS और रैलिस इंडिया ये लिस्ट में फीचर करते हैं, जिनकी बढ़त 50% से कम हुई है 2021 में। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देखेंगे कि टाटा स्टील अभी भी 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, जबकि 5 ईयर एवरेज 16 टाइम का है। तो काफी सारे स्टॉक है जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे अब भी अवेलेबल है टाटा ग्रुप स्टॉक्स में। और जो दूसरे एक्सपेंसिव स्टॉक्स दिख रहे हैं वो है टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स और टाइटन, जो मोर देन 100 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि टाइटन जो है वो हमेशा से हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता रहा है। और आप अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड की बात करें तो FIIs ने जहां जहां अपना स्टेक इंक्रीज किया है वो टाटा स्टील, वोल्टास और टाटा कम्युनिकेशंस है। और टाटा कंज्यूमर, टाटा TCS एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, इसमें थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है FIIs का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस और TCS में सबसे ज़्यादा स्टेक इंक्रीज किया है उन्होंने, जबकि इंडियन होटल्स और टाटा स्टील में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करके उनका स्टेक कम हुआ है। और फिर आपके पास वोल्टास और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प भी ये लिस्ट में फीचर करता है। बट ओवरऑल काफ़ी वेल्थ क्रिएशन किया है टाटा ग्रुप में, जिसका मार्केट कैप लगभग 25 लाख करोड़ रुपया हो चुका है अब। I think my feeling is that since 2017 February, when Mr. Chandra took over,
Tata Sons has undergone a transformative change, and it is, as you said, in 2016 when I did an interview after Mr. Cyrus's removal, I had also mentioned that Tata Sons was over-dependent on two star performers at that time. One was TCS and the other was JLR. They both had been facing them at that time too, but they have now, this TCS has come out of that and has been progressing very well and stabilized his business. JLR did have problems, a lot of problems, but now they are also poised for a big leap. Now, in JLR and Tata Motors, both the performance was dragged down mainly by JLR, and now JLR is picking up, although Tata Motors have been reporting losses in the last 3 years. तो आई थिंक आप एक बास्केट बनाइए, उसमें सबसे पहले होना चाहिए टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील बिकॉज ऑफ द कमोडिटी साइकिल। मैं एक छोटा शेयर बोलूंगा जो टाटास का है, जो एज ए डिस्क्लोजर मेरे पे 34 रुपए से है, रैलीज इंडिया, और मुझे लगता है एग्रोकेमिकल्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। और फिफ्थली यू कैन आइदर राइट टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल। तो ये 5-6 शेयरों का बास्केट बनाइए, और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से आपको मौका नहीं देगा, मौके जरूर आते हैं, जब भाव आता है तो उस समय फियर में मत पड़िए, बट बाय दी स्टॉक्स, उनमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12, 16, 20 वीक्स, बिकॉज अ सिप and giving averages over the next 3 months is a very prudent idea. But ये जो आपको नाम लिए हैं 5-6 शेयरों का, इनका बास्केट बनाइए, और डेफिनेटली टाटाज आर गोइंग टू लीड द वे फॉरवर्ड। मुझे लगता है दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो जिसको कहते हैं मार्केट कैप क्रिएशन ऑफ टाटाज इज कमिंग टू द फोर। और जैसे आपने नाम लिए इंडियन होटल वगैरह, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये शेयर बहुत बढ़िया उमदा है, लेकिन भाव आपके साथ नहीं है, तो वेट फॉर सम करेक्शन, फॉर सम स्टेबिलिटी, नहीं तो सिप कीजिए, अभी भी थोड़ा लीजिए, और थोड़ा जब आपको मौका मिले नीचे भाव में वहां पे ऐड कीजिए। राइट, ये एक पूरा व्यू था, एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव टाटा ग्रुप पे जो री-रेटिंग के बीच चल रही है। हिमांशु, आपका फेवरेट स्टॉक अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर रुकना हो तो पूरे ग्रुप में से कौन सा है? सुबह ये स्पेशल आपका ये सुनने के बाद मैंने टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को अच्छे से लॉन्ग टर्म के हिसाब से रडार पे स्कैन किया आपने, तो मुझे लगता है कि ये हाल की टाटा मोटर्स की तेजी के बाद भी यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल में ये स्टॉक यहाँ से भी डबल होने का पोटेंशियल रखता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1000 और 1200 रुपए तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स मेरी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेगी। ऑफ कोर्स करेक्शंस के साथ स्टॉक लोअर लेवल्स पर भी मिल सकता है, बट अगर मुझे एक स्टॉक चुनना हो तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स इज द बेट टू गो। राजेश, आपकी कौन सी पिक रहेगी पूरे ग्रुप के स्टॉक्स को देखकर? अजय जी, मैं टाटा केमिकल के साथ जाना चाहूंगा। जिस तरीके से टाटा केमिकल का सेटअप है ओवर द पीरियड ऑफ, अगर पिछले कुछ सालों का इसका डेटा एनालाइज करें तो जिस तरीके से इसमें एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ है, हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी इसमें और देखने को मिल सकती है। तो टाटा केमिकल मुझे लगता है कि यहाँ से 1600-1700 तक की अपसाइड भी यहाँ से आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स में ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। जब भी मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी के चलते गिरावट मिलती है तो इसको ऐड करते रहें। इसमें स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे, अब यहाँ से भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है या डिप्स में इसको कोई ऐड करता है तो 900 रुपए के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखें, और वो लेवल जब तक अभी बना हुआ है तो इसमें कोई भी गिरावट में ऐड करना चाहिए। हमें यहाँ से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 1600 से 1700 तक की अपसाइड टाटा केमिकल में आते हुए लगती है। 30% रिटर्न की उम्मीद हो सकती है स्टॉक पे। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शरद हमारे साथ बात करेंगे एसीसी के रिजल्ट से क्या उम्मीद होनी चाहिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर
फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल सीटी नाउ स्वदेश पर और हम बात कर रहे हैं कि कौन से और स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकते हैं या फिर किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हमारे साथ शरद बने हुए हैं एक और रिजल्ट प्रीव्यू पे बात करने के लिए। शरद बताएं कौन सा स्टॉक है आपके पास? तो फोकस में रहेगा ACC। तो वो तीसरी तिमाही कैलेंडर ईयर 2021 के नतीजे कल घोषणा करेंगे और रेवेन्यू का जो इम्पैक्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, वो ऑलमोस्ट 8% का ग्रोथ पे, स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम्स पे रहेगा ओवरऑल तीसरी तिमाही पे। एबिटा की बात करें तो थोड़ी सी बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 1.4% का ग्रोथ 680 करोड़ पे, और मार्जिन्स पे 90 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर रहेगा जो तकरीबन 17.8% आएगा। जब बात करते हैं पैट की तो हायर अदर इनकम जो है उसके कारण जो है पैट जो है ऑलमोस्ट 12.1% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, और ओवरऑल जो वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 6.7 मिलियन टन पे आएगा। तो जो फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे इस नतीजे को वो रहेगी कि जो डिमांड की जो सेक्टर की जो रिकवरी देखी है कोविड-19 वेव में, वो आपकी डिमांड जून और जुलाई में दिखी थी, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में जो है वर्षा के कारण थोड़ी सी डिमांड जो है मॉडरेट हुई है। और अगर सिर्फ सितंबर मंथ की ही बात करें तो सीमेंट की डिमांड तकरीबन 5 से लेकर 10% तक का डिग्रोथ देखने मिला था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम की जो है YOY बेसिस पे ग्रोथ रहेगी इस तिमाही पे, और उसके अलावा ग्रॉस मार्जिन स्टेबल रहेंगे, लेकिन सीक्वेंशियली बेसिस पे जो है थोड़ी सी दबाव रहेगी। ओवरऑल जो मार्जिन पे दबाव रहने के रीजन रहेंगे आपके जो हायर पेटको के कॉस्ट रहेंगे और जो फ्यूल कॉस्ट रहेंगे। तो कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होगी समझने के लिए कि वो कैसे इस चीज़ को कैसे वो उनकी क्लिंकर कैपेसिटी हुई या राइजिंग इनपुट कॉस्ट है तो कैसे उन्हें बचाएंगे। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस रहेंगे ACC के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत शरद उस अनुमान के लिए ACC के। हिमांशु, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में स्टॉक चेक कर लीजिए। SML इसूजू 20% के सर्किट पे है और खादिम भी 10% के अपर सर्किट पे लगा हुआ है। ये दो स्टॉक्स आप चार्ट से देख के बताएंगे? जी अजय जी, SML इसूजू में शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है और मेरा ऐसा मानना है कि 675 680 इस जोन के ऊपर स्टॉक ने 2 बार पहले भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन उन्हीं लेवल्स पर यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस स्टॉक मल्टीपल टाइम फेस कर रहा था। आज स्टॉक ने जैसे ही उन लेवल को पार किया एक अच्छा यहाँ पर खरीदारी बनते हुए नजर आई। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 800 से 820 रुपए तक के भी टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर आपने तेजी की पोजीशन यहाँ पर ली है तो उसको कैरी करने की सलाह रहेगी और 800 से 820 रुपए तक के टारगेट SML इसूजू में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जी आपने एक और स्टॉक का जिक्र किया था, अगर आवाज रिपीट करें। जो शू कंपनी है, फुटवेयर कंपनी है, रिसेंट IPO आया था सर, नाम खादिम इंडिया, KHADIM, खादिम इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, देखिए अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है इस चार्ट का भी। मैं कहूंगा कि लगभग 300 सवा 300 के बाद ये स्टॉक रिट्रेस होकर 200-220 के सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आया और आज यहाँ पर स्टॉक ने अपने शॉर्ट और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अच्छे वॉल्यूम्स हैं, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स सपोर्टिव हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक तेजी की पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। 265 रुपए का एक अगला पड़ाव है, उसके ऊपर निकलते हैं यहाँ पर 290 और 300 रुपए तक के टारगेट्स आपको खादिम इंडिया में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। चले ठीक है, बिल्कुल। हिमांशु, कुछ देर पहले आपने टायर स्टॉक दिया था, तब हम यही बात करते कि क्या कोई ट्रेंड दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कुछ और मूवमेंट आपको दूसरे काउंटर्स में भी दिख रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस स्पेस से कुछ और पसंद आ रहा है? देखिए प्रियंका, ऑल्दो यहाँ पर टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप पिछले 15 या 20 मिनट का सेटअप देखें तो बाजार थोड़ा सा ऊपरी लेवल से यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखते हुए हमको मिला है और इस वक्त वापस से निफ्टी 18,500 के नीचे आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि दोबारा से एक बार सुबह स्टॉक निफ्टी ने जब अपना हाईज बनाया उसके बाद रिट्रेस किया तो दोबारा से फ्रेश हाई बनाने की जगह स्टॉक जो इंडेक्स है वापस से वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर 18,460 18,465 के नीचे निफ्टी निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन अनवाइंडिंग होती हुई नजर आ सकती है और उस कंडीशन में हम एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देख सकते हैं। बारिंग दैट टायर स्टॉक्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है और कैश सेगमेंट में जेके टायर एक स्टॉक है प्रियंका जी, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 158 रुपए के आसपास करंट भाव है, पिछले 2 हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिला है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक जैसे ही 160 रुपए के ऊपर निकलेगा, यहाँ पर 170-175 रुपए तक के टारगेट्स आपको जेके टायर में आते हुए नजर आ सकते हैं। राजेश, हिमांशु बोल रहे हैं कि बाजार ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है और 6 से 7 दिन की सॉलिड अपवर्ड मूव के बाद
थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ भी सकती है, कभी भी आ सकती है वो तो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ लोग एक तरह से हाइड करेंगे, HUL, नेस्ले वगैरह। HUL पे हम अपनी कॉलीग विनी को अभी लाएंगे कि एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बाजार अपने नतीजों से कल, लेकिन उससे पहले एक चार्ट चेक बता दीजिए, HUL कैसा लग रहा है? तो अजय जी देखिए, बिल्कुल यस, थोड़ा मार्केट ऑलरेडी एक कंटिन्यूएशन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, और हायर साइड पे जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग आने की यहाँ से लगता है कि आ सकती है, क्योंकि हम 18,500 के एक लेवल के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। HUL का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक में जो एक गिरावट थी कहीं ना कहीं थमती हुई दिख रही है। अगर देखें तो स्टॉक का सेटअप के हिसाब से बात करें तो स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली थी उसमें कहीं 2600 के आसपास स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है। हालांकि अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये बेस अभी यहाँ पे कंफर्म होता है। स्टॉक जब 2720 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा, जब यहाँ से ये बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन होगा, और फिर वहां से एक स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक जो कि इसको 2800 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड एक सेफ होगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन हो चुका है, और अगर हम देखें तो मार्केट में जैसी वॉलेटिलिटी बनेगी तो जरूर FMCG सेक्टर की तरफ पार्टिसिपेंट का रुझान जरूर देखने को मिलेगा, और वहां पे अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनाते हुए दिखेंगे। तो 2620 ये एक स्टॉप लॉस रख के इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। पहले टारगेट होंगे इसके 2720 के, और वो क्रॉस होने के बाद स्टॉक में एक अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 2800 की तरफ भी लेके जा सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राजेश और हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल नजरिए इस ब्रेक के बाद लाएंगे। नेस्ले के बारे में बात करेंगे, आप नहीं मचाइए। पहले हम राजेश से HUL का चार्ट चेक ले रहे थे, अब विनी के पास चलते हैं ये समझने के लिए कि इस क्वार्टर में किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद है। विनी, HUL अपने Q2 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है, और उसमें हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 11% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एकदम बुलिश भी नहीं है, पर एवरेज डिसेंट ग्रोथ इज व्हाट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। उसके प्रॉफिट्स और बॉटम लाइन का ग्रोथ है अराउंड 10.2% जो एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन्स वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे ये टाइम भी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जो है रॉ मटेरियल के वो काफ़ी अभी तक भी काफ़ी हाई है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, और कंपनी ने भी प्राइस हाइक लिया हुआ है, तो उसकी वजह से सेल्स तो बेटर हो रही है, पर मार्जिन्स पे इम्पैक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट करें 24.5% पे वर्सेस 25.1%। तो जो डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन्स में वो अराउंड 60 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन है मार्जिन्स में, बिकॉज हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस है, इन्फ्लेशनरी इनपुट कॉस्ट हाई है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो कंपनी का एक्सपेक्टेड है वो 6 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और हम लोग जो ट्रेंड्स देख सकते हैं कि हाइजीन में जो काफ़ी सारा हाई सेल्स था लास्ट एक साल से, वो मे बी नॉर्मलाइज होता रहेगा, तो थोड़ा वो कम होता रहेगा। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो थोड़ा कम हो सकता है, पर वो भी अच्छा ही सेल्स होगा पर थोड़ा कम होगा। वहां पे हाइजीन सेगमेंट वो कम होगा। रिकवरी इन होम सेगमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब बाहर जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं, तो वो लॉन्ड्री सेल्स, वो जो प्रोडक्ट हो गए, वो होम केयर सेगमेंट्स के प्रोडक्ट, उनकी सेल्स काफी अच्छी रिकवर होने की एक्सपेक्टेशंस है। और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स है जो वो प्रोडक्ट्स की भी अच्छी रिबाउंड दिखेगी, वाइल एसेंशियल प्रोडक्ट्स का थोड़ा टेपरिंग ऑफ दिख सकता है। तो ओवरऑल जो अदर फैक्टर्स हम लोग देखेंगे वो है RM कॉस्ट पे कमेंट्री मैनेजमेंट की, आउट ऑफ होम कंजम्पशन की डिमांड कैसी है, और रिकवरी इन रूरल बिजनेस कैसी हो रही है HUL से, वो हम लोग ध्यान रखेंगे कि HUL के अर्निंग्स में इसकी कमेंट्री क्या आती है। चलिए बिल्कुल, तो ये है HUL के एस्टिमेट्स। एक बार विनी से ही दोबारा विनी के पास दोबारा जाते हैं, और नेस्ले के भी एस्टिमेट्स उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। विनी बताएं नेस्ले पर किस तरह के एस्टिमेशंस है?
मैगी और किटकैट मेकर नेस्ले अपने Q3 करंट ईयर 21 नंबर्स पोस्ट करने वाला है। उसमें हम लोग जो रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 9.5% की सेल्स ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखें तो सेल्स ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू हो रही है, पर वो बेटर सप्लाई चेन जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो बेटर सप्लाई चेन भी ग्रोथ को एड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए हम लोग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइस हाइक्स भी है, वो भी अपने रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है और इसीलिए वो कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रोथ को, और इसीलिए हम लोग 9.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेस्ले के सेल्स में। प्रॉफिट 6% ग्रोथ है और मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे दूसरे एफएमसीजी कंपनीज की तरह, क्योंकि मार्जिन्स पे इन्फ्लेशनरी रॉ मटेरियल प्राइसेस है, रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है, एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस है, वो काफी हाई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिक्वेंशियली थोड़ी इंप्रूव हुई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी हाई है, तो इसी वजह से हम लोग ग्रॉस मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखेंगे और उसके अलावा इबिटा मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट देखेंगे। पर इबिटा मार्जिन्स का इम्पैक्ट इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी ने लोअर ओवरहेड स्पेंड्स कंट्रोल किया है, कॉस्ट सेविंग्स किया है, उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हो गए उसकी कॉन्ट्रैक्शन ग्रॉस मार्जिन से कम होगी, पर तो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, अराउंड 70 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो 24.2% पे हम लोग मार्जिन्स का एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी उसके अलावा फैक्टर्स जो हम लोग देखेंगे वो है इन होम कंजम्पशन ट्रेंड कैसा है, रॉ मटेरियल ट्रेंड्स पे, कॉस्टिंग पे क्या ट्रेंड पे, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री, उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या है पाइपलाइन में, और एनी ट्रेड चैनल्स पे कमेंट्री क्या है, वो हम सब ध्यान रखेंगे नेस्ले के अर्निंग्स पे। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट विनी। चलिए अब होम इंप्रूवमेंट के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। हिमांशु, सेरा सैनिटरी का आपने स्टॉक देखा है, आज 11% ऊपर है, 6175। इनफैक्ट डायरेक्टर साहब इसका 3 महीने 6 महीने का ग्राफ लेके आइए। होम इंप्रूवमेंट स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त फंड एक्शन देखने को भी मिल रहा है कुछ दिनों से। सुबह हम विराज मेहता से भी बात कर रहे थे, इक्विरिस के फंड मैनेजर के, 3 महीने में 50% और उसमें से आज 10% ऊपर है। राजेश, इसके चार्ट देख के बताएंगे। तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक अप ट्रेंड में है स्टॉक सेरा सेरामिक का। अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर इसके मंथली और वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में आज एक अच्छा 10% का अपमूव देखने को मिला है, हमें लगता है कि यहाँ से अगर ये कोई रिट्रेसमेंट में अगर स्टॉक वापस से 6100 के आसपास या 6050 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से इसमें एक कंसोलिडेशन के बाद एक अगर डेली सेटअप पे देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी विजिबल है। ये दिखाता है कि स्टॉक में जो अपसाइड के टारगेट आते हैं वो करीब 6300 6400 तक की भी अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट में अगर 6100 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहाँ बाय करें। 5950 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट होना चाहिए 6400 के आसपास के। चलिए ठीक है, बिल्कुल। कुछ और काउंटर्स पर नजर डालें। इस वक्त रेल विकास निगम RVNL के काउंटर पर एक मांशु एक बार नजर डालिए, 11.5%। ये भी डिसइन्वेस्टमेंट का अगला कैंडिडेट, प्लस इसकी एक न्यूज भी थी कि इसका मर्जर होना था। क्या चार्ट पे कैसे सेटअप लग रहा है? एक बहुत ही शानदार सेटअप है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि स्टॉक में कुछ महीने पहले 28 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था और पिछले कुछ हफ्तों से 28 और 34 रुपए के बीच में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है स्टॉक ने, और एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक अब फिर से अगले पड़ाव, अगले मूव के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस स्टॉक में जैसे ये 35 रुपए के ऊपर निकलना शुरू होगा, यहाँ 39 से 40 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस स्टॉक में यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करके चले। 32 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मेरा ऐसा मानना है कि पोजिशनल तौर से इस स्टॉक में 40 रुपए तक के आपको टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। जो मूव आया उसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ी देर पहले ये न्यूज आई है कि इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है टाटा स्टील के साथ फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर में लगातार स्पर्ट देखने को मिला और 5% से बढ़ती बढ़ती तेजी अब 11% की तेजी हो चुकी है। सो एक MOU साइन किया है इन्होंने टाटा स्टील के साथ और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर ये काम करेंगे। सो ये एक रीजन है जिसके चलते इसमें अभी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और काउंटर्स जहां देख रहे हैं अच्छा सेटअप है, कैपिटल गुड्स, हिमांशु, HEG, ग्रेफाइट, यहाँ पर क्या एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो ग्रेफाइट, HEG दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अगर मैं पहले स्पेसिफिकली ग्रेफाइट की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर प्रियंका पिछले अगर आप कुछ हफ्तों का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 550-570 रुपए के लेवल्स पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और अब स्टॉक अपने राइजिंग 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच चुका है, जहां से मुझे लगता है कि
वापस से ये स्टॉक एक रिबाउंड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। आज इस स्टॉक ने अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर निकलने की कोशिश की है, जिसका पहला ही दिन आज है। और उस हिसाब से देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अपसाइड में काफी ज्यादा है। तो 610 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर BTST करके चला जा सकता है ग्रेफाइट में। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 665 और 680 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक HEG, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी समय से एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा है। लगभग 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक बड़ा मूव दिखाया था, उसके बाद वापस से स्टॉक उसी रेंज में कंसोलिडेशन एक्सटेंड करते हुए नजर आया और आज काफी समय के बाद एक अच्छे वॉल्यूम्स के बाद वापस से स्टॉक यहाँ पर एक अपमूव पिकअप करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 2450 का एक स्टॉप लॉस लगाए, तेजी की पोजीशन बनाए। पहला टारगेट 2580 रुपए का होगा और अगर ये स्टॉक 2580 2600 रुपए के ऊपर निकलता है तो प्रियंका जी मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 3000 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। मेटल इनफैक्ट प्रियंका, सुबह हम बात भी कर रहे थे कि मेटल सेक्टर में जो इनपुट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जैसे HEG और ग्रेफाइट, वैसे एक कंपनी है रेन इंडस्ट्रीज, वो भी मेटल एक्सपेंशन में काम आती है। वो स्टॉक निकालिए डायरेक्टर साहब रेन इंडस्ट्रीज का और आप देखेंगे कि आज भी 6% ऊपर है और उसका 3 साल का ग्राफ देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की गिरावट आई थी क्योंकि साइकिल अटक गया था और एक बड़ा सेलर इस स्टॉक में आ गया था। और इस खास बात ये है इस स्टॉक की ये है, देखिए वो ऑल द वे 50 रुपए तक चला गया था जी। अगर आप इसका लंबा ग्राफ देखेंगे तो 500 से गिरा है। करेक्ट। और इसमें खास बात ये है कि इसमें मोहनीश पाबराय भी एक बड़े इन्वेस्टर है। इनफैक्ट हमने सुबह विराज मेहता से ये बात की जो एक्विरिस कैपिटल के, उनका भी स्टेक इस स्टॉक में है और जानते हैं केमिकल और मेटल सेक्टर में उनकी क्या व्यूज है। तो बहुत मुश्किल है कि मेटल कितने समय तक बुल रन में रहेगा, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो स्टील का जो साइकिल रहता है वो काफी शॉर्ट रहता है और काफी वॉलेटाइल रहता है, जबकि नॉन स्टील जो साइकिल रहता है कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इनके साइकिल काफी लंबे रहते हैं। इनके साइकिल मतलब स्टील का अगर 2 साल का साइकिल रहता है तो इनके साइकिल 5 साल के रहते हैं और वो ज्यादा लंबे चलते हैं और लेस वॉलेटाइल रहते हैं कि भाई इनके प्राइसेस स्टील की तरह मतलब 25-30% 2 महीने में फ्लक्चुएट या 1 महीने में फ्लक्चुएट नहीं करते हैं जनरली स्पीकिंग ओवर लास्ट 30-40 इयर्स। तो अगर स्टील बहुत ज्यादा चल चुका है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्राइसेस की बात करो, स्टॉक की बात नहीं करो, पर अगर स्टील के दाम बहुत बढ़ चुके हैं विच इज अफेक्टिंग द एंड कंजम्पशन, आई वुड नॉट बी अ बायर इन स्टील but I would rather be a buyer in non-steel, which is aluminium or copper. And we are owners of हमारे पास एक स्टॉक है जो ग्लोबली CPC जो aluminium में लगता है कैल्सिफाइड पेट्रोलियम को, उसका लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली। सो आप डायरेक्टली भी कॉपर या एल्यूमिनियम ले सकते हो या जैसे रिफ्रैक्टरीज हो गया या उसके other materials which are used as let's say reactors or catalyst agents, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हो। So multiple ways to play this theme. I think direct steel is probably the most avoidable out of all the themes that you talked about. Chemical companies are in a multi-year sweet spot for sure. और इसमें ये भी हुआ है कि they have got a lot of margin benefit due to China going out, जो प्राइसेस पे प्रेशर था एंड प्राइसेस पे वो थोड़ा कम हुआ है, जिनकी वजह से इन सब के मार्जिन्स काफी हद तक बढ़े हैं। आप बेसिक केमिकल्स से लेके स्पेशलिटी केमिकल्स तक देख लीजिए। पर अगर आप आज की तारीख में देखें तो कोई केमिकल कंपनी ऐसी बची नहीं है कि जिसका मार्जिन प्ले आउट नहीं हुआ है एक आध दो को छोड़ के और जिसका वैल्यूएशन रन अप नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे पोजीशन में है टू टेक एडवांटेज ऑफ इट सिचुएशन, बट वो कितना प्राइस में फैक्टर्ड इन है वो भी अपने को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से केमिकल्स में काफी हद तक प्ले आउट हो चुका है। चले, तो ये आप सुन रहे थे एक बड़े फंड मैनेजर को, और ज्यादातर जो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं लंबे समय के लिए उन्हें बाजार जरूर रिवॉर्ड करता है, और ये हमने देखा है कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में भी। चलिए अब कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं जहां पर अभी फिलहाल तेजी दिख रही है। श्री सीमेंट में भी अब अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। हिमांशु, सीमेंट पैक से श्री सीमेंट, क्या ये इसमें भी अर्निंग का ट्रिगर लग रहा है?
देखिए प्रियंका, टेक्निकली सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास पिछले काफी दिनों से बना हुआ है। प्लस 28,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहां पर पुट राइटर्स भी थोड़े एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि श्री सीमेंट में यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, और पर्टिकुलरली अगर ये 28,300 के ऊपर निकलता है आज या कल के सेशन में, तो मेरा ऐसा मानना है कि 28,650, 28,800 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड का एक स्कोप है। ठीक है, बिल्कुल। राजेश, क्या आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर से कुछ और पसंद आ रहा है? जाहिर तौर पर ब्रेंट क्रूड हम देख रहे हैं हायर लेवल्स बना ही रहा है, यहाँ पर कैसा सेटअप देख रहे हैं आप? ओएनजीसी की बात करें तो देखिए प्रियंका जी, देखे तो एक रैली के बाद ओएनजीसी में जरूर एक हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है स्टॉक, लेकिन अभी भी अगर हम देखें इसका सेटअप शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप देखें तो एक पॉजिटिव जोन में ही है स्टॉक। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में 158 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन रहेगा तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक वापस एक अपसाइड का मूव यहाँ से दिखाता हुआ दिखना चाहिए। तो हमें लगता है कि 158 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए। जो करेक्शन हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से अपसाइड के टारगेट जो बनना चाहिए इसमें करीब बनना चाहिए 168 से 175। 175 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा आप मूव के लिए अभी ओएनजीसी के लिए। 175 का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक में 200 तक की भी अपसाइड यहाँ से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो अभी ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से 158 के स्टॉप लॉस से बाय करें। अपसाइड के टारगेट होंगे 168, 175। कोल इंडिया के स्टॉक प्राइस को पुल अप करिए डॉक्टर साहब। सिंगरेनी कोलरीज जो उसकी एक बड़ी सब्सिडरी है, साउथ इंडिया में सप्लाई करती है कोल, उसमें खबर ये है कि वहाँ 300 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्राइस बढ़ा गया है, जो कि कुल मिला के ऑलमोस्ट 6% के आसपास बैठता है। कोल इंडिया 185 पर ट्रेड कर रहा है। राजेश, कोल इंडिया के चार्ट्स पे क्या व्यू है? देखिए 25% चल गया ये एक महीने में ऑलरेडी, तो इस समय थोड़ा थमेगा या आपको लगता है कि आगे का भी स्ट्रांग ही व्यू है? तो देखिए काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था ये स्टॉक में, लेकिन अगर हम इसका मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में मंथली सेटअप के हिसाब से मूव कर रहा था, और वो ब्रेकआउट हमें लास्ट मंथ देखने को मिला, और फॉलो अप बाइंग एक्शन भी करंट मंथ में देखने को मिली है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है करीब 12 से 15 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट चार्ट पे विजिबल है। जिस तरीके से स्टॉक अभी भी रिट्रेस हुआ है हायर साइड से, अभी भी स्टॉक नियर टर्म मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ है, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर हम देखें तो एक 10 से 15 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जो रैली बनी है वो यहाँ से अभी और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से जरूर, हालांकि स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। 181 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि स्टॉक में वापस से पुल बैक हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है 195 के जोन में, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड के लिए। अगर ये 195 के लेवल को क्रॉस कर लेगा तो फिर इसमें और अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा, जो कि इसको 220 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो यहाँ से 181 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हिमांशु, एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स आने हैं, आई थिंक इसके रिजल्ट्स हैं, इस पर कोई एक्शन आपको दिख रहा है? हालांकि कुछ खास काउंटर चला नहीं, लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड्स हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों के रिजल्ट्स आने के बाद अच्छा अप मूव देखने को मिलता है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ कोई ट्रेड सेटअप बनता है? प्रियंका, इनफैक्ट ये मेरे बाइंग रडार में था आज शाम के लिए। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी तक पिछले काफी दिनों से ना तो कोई तेजी में परफॉर्मेंस दिखाता है, और साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि ये 700 रुपए के आसपास स्टॉक के लिए अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं। इनफैक्ट अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखेंगे तो 700 के स्ट्राइक पर पुट राइटर काफी एक्टिव है, और हमने देखा कि इंट्राडे में स्टॉक 700 रुपए के नीचे जाने के बाद वहां से अच्छी रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा है। इनफैक्ट स्टॉक अपने ऑल टाइम आज के इंट्राडे के हाइस के आसपास ही बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पर तेजी के लिए फेवरेबल है। स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिला था, 650 से स्टॉक 770 780 तक के लेवल्स दिखाते हुए नजर आया था, और उसके बाद स्टॉक ने ऑलरेडी अपना एक जो टेक्निकल करेक्शन है वो पूरा कर लिया है। मुझे लगता है नंबर्स के बाद यहाँ पर 720 725 रुपए तक का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, रिजल्ट से पहले ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 690 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी लाइफ में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। एचडीएफसी लाइफ में एक टेक्निकल इशू ये भी है कि अगर आप मंथली डेटा को ट्रैक करें क्लोजली तो काफी आउट परफॉर्मेंस रही है इसके अंदर, काफी चीजें प्राइस्ड इन भी है। लेकिन बड़े मूव्स की बात करें तो आज हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन सब में 10 से 12% के अप मूव्स आ रहे हैं। इसका ट्रिगर क्या एग्जैक्टली? चार्ट चेक्स के पहले
हम अपनी कॉलीग पूजा के पास चलते हैं जानने के लिए कि मामला क्या है इसके अंदर। पूजा जी, आज हिंदुस्तान जिंक फोकस में है और उसमें करीब 11 से 12% की तेजी आज देखने को मिली और उसी के चलते आज वेदांता में भी आज तेजी देखने को मिली और बाकी तमाम जो मेटल कंपनियां हैं वो भी आज फोकस में है। टॉप परफॉर्मर था हिंदुस्तान जिंक और इसके पीछे काफी सारी वजह है। पहला तो ये कि मेटल कंपनियों ने आउटपुट घटाने की घोषणा कर दी है। जो दिग्गज दुनिया की बड़ी ग्लोबल मेटल कंपनियां हैं जैसे कि निरस्टार, उन्होंने अपने 3 यूरोपियन स्मेल्टर्स में उत्पादन में कटौती की घोषणा की है और इसके अलावा दिग्गज मेटल उत्पादक ग्लेनकोर ने भी जिंक उत्पादन घटाया है। निरस्टार ने तो 50% तक की कटौती करने की घोषणा की है और हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े जिंक उत्पादक है ये कंपनी। यूरोप में जो बढ़े हुए बिजली के दाम हैं उसके चलते उत्पादन में कटौती की है और उसके अलावा चाइना मार्केट और दूसरे जो तमाम अन्य एशियन मार्केट है वहां से भी उनको थोड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। हम आपको बता दें कि ये कंपनी इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनके सिर्फ एक स्मेल्टर की बात करें जो कि नीदरलैंड में है, ग्लोबली जिंक का 2% मांग की आपूर्ति सिर्फ इस प्लांट से होती है। इसके अलावा अगर सालाना ऑपरेशन की बात करें तो नीदरलैंड का जो स्मेल्टर है यानी कि बुदेल डॉर्पलिन वो करीब 3 लाख मिलियन टन का ऑपरेशन की उत्पादन करते हैं। उसके अलावा बेलन में 2 लाख और ऑबी स्मेल्टर में इनके करीब 1.5 लाख से ज्यादा का उत्पादन होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है और इस खबर के आने के बाद हमने जिंक में भी देखा कि 14 साल के ऊपरी स्तर पर जो जिंक प्राइसेस है वो पहुंच चुकी है। अगर हफ्ते भर में बात करें तो करीब 19% जिंक के दाम बढ़ चुके हैं और इस एक पूरे साल में 40% से ज्यादा जिंक के दाम बढ़ चुके हैं। एलएमई पर भी जिंक का जो दाम है वो जुलाई 2007 के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है और शंघाई फ्यूचर में जो इसमें की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिंक के, वहां पर जो स्तर है वो अक्टूबर 2007 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। तो जिंक के दाम में भी जो तेजी चल रही है उसका भी सीधा सीधा फायदा हिंदुस्तान जिंक को मिलने की बात की जा रही है। और अगर भारत में बात करें तो जिस वक्त इस कोयले में जो शॉर्टेज चल रही है कोयले के सप्लाई में, उसकी वजह से भी पावर का कॉस्ट बढ़ने की बात की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो उत्पादन में उसके चलते भारी कमी हो रही है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइस में एक बढ़त देखने को मिल रही है क्योंकि कोल इंडिया का जो फोकस है वो पावर कंपनियों में ज्यादा है नॉन पावर कंपनियों के बजाय, और आने वाले समय में यहाँ पर सप्लाई और भी कम होते हुए दिखाई देगी। तो सप्लाई कम है, उत्पादन में कटौती चल रही है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि जिंक के दाम बढ़े हुए हैं और इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी हिंदुस्तान जिंक को बताया जा रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और यही नहीं, अगर पिछले कुछ महीने का या साल का रिटर्न देखें, पिछले 1 साल में कंपनी 80% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है और महीने भर में ही 25% चल चुकी है कंपनी। तो इस वजह से आज हिंदुस्तान जिंक का शेयर फोकस में है। चले बिल्कुल, तो इसलिए ये रीजन है जिसके चलते जिंक के प्राइसेस अच्छी खासी तेजी पर हैं और हिंदुस्तान जिंक इंडियन कंपनीज को इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों का भी कि कहां पर हमें और एक्शन देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज हम सुबह से ही देख रहे हैं। हिमांशु, अच्छी खासी तेजी पे हम बात भी कर रहे थे कि केमिकल स्पेस एक स्वीट स्पॉट में है। क्या आपको इस स्पेस से कोई और स्टॉक पसंद आता है जिसका चार्ट सेटअप अच्छा दिख रहा हो? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट नजर आया है सुबह से ही और मुझे लगता है कि यहाँ पर इमीडिएट जो अगला टारगेट है वो 1200-1220 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स आरती इंडस्ट्रीज एक बेटर लुकिंग चार्ट है। साथ ही साथ दीपक नाइट्राइट एक दूसरा स्टॉक है इस काउंटर से जो कि मुझे पसंद है और इस स्टॉक में अभी पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। एक अच्छा रनर स्टॉक ने दिखाया और उसके बाद पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनी हुई है। तो मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट में शायद ये नंबर से पहले का एक कंसोलिडेशन है। यहाँ पर भी जब तक स्टॉक 2800-2810 के ऊपर बना हुआ है मुझे लगता है गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। 2930-2935 का यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा और स्टॉक अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है 3000 के ऊपर के टारगेट्स आपको दीपक नाइट्राइट में आते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल राजेश, HCL टेक हमने देखा एक अच्छे मोमेंटम के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो रही है, लेकिन यहाँ से प्लस करने की अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि IT पैक ओवरऑल सारा ही पॉजिटिव है। तो प्रियंका जी देखिए, रिजल्ट के बाद में जरूर एक रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला है और स्टॉक में आज जिस तरीके से सेलिंग है हमें लगता है थोड़ा सा इसमें अभी वेट करना चाहिए। अभी भी सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से दिख रहे हैं स्टॉक में हमें लगता है कि 1200-1190 ये एक सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास इसको बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में जब तक अब ये
1245 1250 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन का मूव दिखाता हुआ दिखेगा। हालांकि ओवरऑल सेटअप तो स्टॉक का पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको बाय करना चाहे तो जरूर डिप्स में इसको ऐड करते रहे, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से यहाँ पे 1200 1190 का वेट करना चाहिए। उस लेवल के आसपास आता है तो वहां से अपनी एक लॉन्ग साइड की ट्रेडिंग बेट ली जा सकती है। बिल्कुल। हिमांशु, बजाज ऑटो पे क्या व्यू है आपका? अगर देखा जाए तो इनका काफी बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है जो कि काफी डिसेंट ग्रो कर रहा था, जबकि बाकी दूसरे स्टॉक्स उस समय साइडवेज भी थे। बजाज ऑटो इस समय करीब करीब 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डेज लो पे है अभी। आपको इसके अंदर एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी लगती है या अवॉइड? अगर रिस्क पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर जो एक स्ट्रेटजी है वो यही होनी चाहिए कि यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी तक अगर आप पिछला 2 या 3 अटेम्प्ट्स देखें स्टॉक का, तो जब भी ये स्टॉक हायर लेवल्स पर गया है तो एक सस्टेन्ड अप मूव काफी दिनों तक नहीं दिखा पाया। पिछले लेग में स्टॉक ने 3800 से चाल शुरू करी जो कि 4000 4050 पर फिजल आउट होती नजर आई। उसके बाद स्टॉक ने वापस से एक रिट्रेसमेंट दी है जो कि 3850 3900 के लेवल्स में मल्टीपल सपोर्ट जोन है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये खरीदारी का मौका है, और आने वाले दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बड़ी मूव के लिए फाइनली छोटी छोटी मूव्स के बाद एक बड़े मूव की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 3850 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है बजाज ऑटो में खरीदारी करके चला जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है, और स्टॉक जैसे ही 4000 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करना शुरू होगा उस कंडीशन में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी, एक मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा, और 4200 4250 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कई सारे काउंटर्स जिनके कल रिजल्ट्स भी आने हैं, उसमें से एक टाटा ग्रुप से ही कंपनी है टाटा स्टील BSL। यहाँ किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिमांशु? क्या चार्ट पे सेटअप दिख रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है? प्रियंका देखिए, स्टॉक अगर मैं एक बात करूं तो यहाँ पर चार्ट पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है 105 रुपए के आसपास, और पिछले काफी वीक से ये स्टॉक 80 और 100 रुपए की दायरे में फंसा हुआ है। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि मेटल स्टॉक्स में हमने जिस तरह का एक करेक्शन देखा, ये स्टॉक उसको विथस्टैंड करता हुआ नजर आया और यहाँ पर अपने लोअर लेवल्स पर होल्ड करता हुआ में कामयाब रहा, जो कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का साइन है, और मेरे लिए एज अ चार्टिस्ट वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। मुझे लगता है अगर कल के सेशन में यहाँ पर ये स्टॉक 95 96 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर 10 से 15% तक का अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 90 रुपीज के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं 95 के ऊपर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। पहला टारगेट 105 रुपए का रहेगा, और अगर स्टॉक 105 रुपए के ऊपर निकलता है तो और फर्दर हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। क्या राजेश, आपके कुछ रहेंगे BTST ट्रेड? तो प्रियंका जी, जो अब मेरा फोकस है वो आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा पे है। टेक महिंद्रा का सेटअप देखें तो काफी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली, और जिस तरीके से एक रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके स्टॉक अपने डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे टेक महिंद्रा बाय करना चाहिए। 1482 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1455 का, और हमें लगता है जिस तरीके से टेक महिंद्रा में अब ये रिवर्स ट्रेड देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक में 1520 से 1530 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यूटी में कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गुजरात गैस का। गुजरात गैस लिमिटेड में एक बड़ा कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, और आज जिस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है, 660 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी बाय करने की सलाह देंगे। और हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 685 से 690 तक की अपसाइड हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। करंट लेवल से 648 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे गुजरात गैस को बाय करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे हेडविंड्स और प्राइस वाइज करेक्शन भी देखा है गुजरात गैस ने। अब इस कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि ये काउंटर अब ऊपर की तेजी दिखा सकता है। आदित्य, बिरला फैशन पे क्या आपका व्यू रहेगा? राजेश, हम देखते हैं कि धीरे धीरे काउंटर का जो ट्रेंड है वो अब ट्रेंड ही है। 1-2 दिन ये चलता है, उसके बाद कुछ दिन ये कंसोलिडेट करता है, लेकिन ट्रेंड अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल, स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ और कंटिन्यूटी इसमें बनी हुई है जरूर। हालांकि ऊपर से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिला, लेकिन अगर इसका
ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो वो एक बुलिश टेरिटरी में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो डिप मिली है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो 262 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 260 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और हमें लगता है कि ये जो डिप मिली है 2 दिन की, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय करने की हायर साइड के। वापस हमें लगता है टारगेट इसमें 275 280 तक के इसमें अपसाइड के टारगेट नियर टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 260 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। हिमांशु, करीब 4 मिनट रह गए मार्केट को बंद होने के लिए। कुछ BTST ट्रेड्स आपके पास आपके सिस्टम थ्रो कर रहा है या STBT ट्रेड्स? अरे जी, मैं अभी BTST के साथ ही जाना चाहूंगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक स्टॉक है जो कि मुझे लगता है आज एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखा रहा है। 450 452 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर आते हुए नजर आई है और फाइनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 का जो हर्डल था उसको यहाँ पर पार करने में कामयाबी दिखा रहा है। तो 470 475 रुपए के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर खरीदारी करें BTST के तौर पर 451 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक यहाँ पर अजय जी होगा TCS का। फाइनली ऐसा लगता है कि नंबर्स के बाद जो स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी वो यहाँ पर स्टॉक उसको ओवरकम करता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और मुझे लगता है वापस से स्टॉक 3700 3720 पर चलने के लिए तैयार है। तो TCS में भी मुझे लगता है कि 3610 के स्टॉप लॉस के साथ एक BTST किया जा सकता है 3710 3720 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब AU स्मॉल फाइनेंस को भी देखिए एक बार हिमांशु, यहाँ पर भी पिछले लास्ट के कुछ मिनटों में स्पर्ट आया। इनफैक्ट AU स्मॉल फाइनेंस को हमने आज सुबह भी डिस्कस किया था। आई थिंक हमें दूसरे एक्सपर्ट ने दिया था। आपकी क्या राय रहेगी इस पर? आई मस्ट से प्रियंका जी, एक अच्छा सेटअप है, यहाँ पर अच्छा क्लोज देखने को मिल रहा है। और अगर कल के सेशन में ये स्टॉक 1240 रुपए का एक लेवल निकालने में कामयाब होता है तो मुझे लगता है आपको जल्द ही स्टॉक में 1280 से 1300 रुपए तक के भी लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक का पोजीशनिंग जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो मोमेंटम ट्रिगर होगा वो मुझे लगता है 1235 1240 के ऊपर होगा। ऑल इन ऑल स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरा काउंटर यहाँ पर अगर बैंकिंग स्पेस से देखें तो AU स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, RBL बैंक, ये सारे बैंक अच्छे दिख रहे हैं। HDFC बैंक भले ही थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ, लेकिन मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड सेटअप था इसका पोस्ट द नंबर्स। इंडसइंड बैंक पे आपका क्या व्यू रहेगा हिमांशु? क्या यहाँ आगे का सेटअप बनता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एक्सपर्ट से, तो उनका मानना था कि सरप्राइज करेगा आगे आने वाले दिनों में। जी प्रियंका, देखिए ये पर्टिकुलर बैंक मैं कहूंगा कि इसने पिछले काफी महीनों से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंक्स के अगेंस्ट दिखाई है, जबकि निफ्टी बैंक यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। बावजूद उसके हमने देखा कि इंडसइंड बैंक में लगातार एक रेजिलियंस थी डाउनसाइड के अगेंस्ट और यहाँ पर हर बार हमने देखा कि स्टॉक ने सबसे पहले अपने नए इंटरमीडिएट हाइज बनाए। लेकिन आज के सेशन में स्टॉक में पहली बार अपने 200 वीक का मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और वो एक स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में छोटा सा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि 1225 1250 पर आकर स्टॉक शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाए और अगले बड़े मूव से पहले हो सकता है स्टॉक वापस से एक बार 1150 1180 तक रिट्रेस होता हुआ नजर आए। लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक लंबे टर्म के नजरिए से 1320 1350 तक के टारगेट्स आपको इंडसइंड बैंक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि मार्केट्स को आप टाइम नहीं कर सकते, ऐसा लगता है एक काउंटर और है जो अपनी तेजी को भी ना किसी को मैप करने नहीं दे रहा, वो है IRCTC। राजेश, क्या लग रहा है IRCTC कहां जाके रुकेगा? क्योंकि इस साल के इस मंथ के एंड तक इसमें स्प्लिट की न्यूज थी, उससे पहले ऑलरेडी काउंटर 6000 के पास पहुंचने वाला है। क्या लेवल्स आप देख रहे हैं ऊपर के अभी भी पॉसिबल है? अनस्टॉपेबल रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू है, हमें लगता है कि ये 6000 का लेवल भी बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगा। और ये स्टॉक में जिस तरीके से अपट्रेंड बना हुआ है, ये हो सकता है स्टॉक में ऐसे 6400 500 तक की भी अपसाइड कंटिन्यूटी में देखने को मिले। तो जिनके पास भी स्टॉक है वो इस रैली को राइड करते रहे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो होना चाहिए करीब 5870 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 6200 6300 इवन 6400 तक भी स्टॉक में हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। वेरी क्विकली, LTTS पे कोई BTST ट्रेड बनता है? तो देखिए, जिस तरीके से स्टॉक में एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है ड्यूरिंग द डे, अगर हम देखें तो लोअर साइड से जो रिकवरी बनी है तो बाय तो किया जा सकता है स्टॉक में, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। 4850 स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होंगे 5020 5040। ठीक है, अब क्लोजिंग बेल्स यानी अब देखना होगा कि बाजार कहां जाके रुका है।
क्लियरली अजय आज एक चौतरफा तेजी देखने को मिली। क्लियरली हम गैप अप होते हैं, उसके बाद उस तेजी को सस्टेन करती है मार्केट्स। 18,500 के ऊपर तो नहीं क्रॉस हो पाया क्लोजिंग में, लेकिन सारा दिन मोमेंटम बहुत अच्छा था। जी आपने सही कहा, करीब 1 घंटे के लिए 18,510 के आसपास 12 के आसपास गया था और वहां से थोड़ा सा नरम हो गया। अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो ग्लोबल फ्यूचर्स थोड़े हरे निशान लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे थे। उसके बावजूद हमने एक स्ट्रॉन्ग मार्केट देखा, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को एक कॉशन करना चाहिए कि लास्ट वीक के 4 दिन और आज भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की तरह ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के लिए तैयार रहें। कोई भी करेक्शन बाहर से आ सकता है, विदेशी बाजार ट्रिगर्ड हो सकता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट लगाएं और थोड़ा सा अपनी पोजीशन साइज ये हिसाब से ध्यान में रख के करें कि लास्ट वीक और आज बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन एक्चुअली वर्सन हो गई है। सुबह एडवांस डिक्लाइन 1500 स्टॉक्स गेन करने वाले के सामने 300 स्टॉक्स थे, अभी एडवांस डिक्लाइन 1:1 हो गई है। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में थोड़ा सा नरमी आई है बाजार में। जी बिल्कुल, और विक्स इंडेक्स भी देखिए आप 17 के ऊपर है, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़े चांसेस होंगे कि शायद यहाँ से बाजार कुछ कूल ऑफ हो पाए। लेकिन अगर आज के बड़े काउंटर्स जिन्होंने क्लियरली मार्केट में चेयर अप किया, इस रैली को बनाए रखा, उसमें मेटल काउंटर्स थे। उसमें से हिंदुस्तान जिंक की बात करनी होगी, उसमें बात करनी होगी हिंडाल्को की और तमाम दूसरे मेटल काउंटर्स की, और जिस तरह से रैली में पार्टिसिपेट किया आईटी काउंटर्स भी बाद में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और साथ ही पूरा टाटा पैक, चाहे टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, टाटा पावर हो, इन सभी ने एक तरफा सपोर्ट दिया बैंक को, और बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा आज कंट्रीब्यूट किया है। लगभग 400 अंक की तेजी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उम्मीद ये की जा रही थी कि 40,000 के पार जाकर ये ऊपर के हायर लेवल्स देखेगा, लेकिन फिलहाल 350 पॉइंट 350 के आसपास पॉइंट्स की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। HDFC बैंक के आज रिजल्ट्स थे, जिसके बाद हमने देखा पूरे स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में अप मूव था। अब आगे देखना होगा कल FMCG पैक से बड़े 2 काउंटर्स के नतीजे हैं, HUL, नेस्ले, वहां क्या डायरेक्शन तय होगी, और इस पूरे वीक में हैवी वेट्स के रिजल्ट्स हैं। देखना होगा, अर्निंग हैवी सीजन है ये, अर्निंग हैवी वीक है ये, और देखना होगा कि बाजार किस तरह की डायरेक्शन आगे लेता है। फिलहाल थैंक यू सो मच हिमांशु और राजेश पालविया, आपने हमें समय दिया, इन सभी कॉल्स पर हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाजार का सारा एक्शन सिर्फ 18 आवर्स स्वदेश में। नमस्कार।